मेरे को भी आंसू आते हैं। मैंने सैदा जी को रोते देखा था और खुद भी रोया था 2002 में, जब हम मिले थे। उस माहौल में जब गुजरात से खबरें आ रही थी, गुजरात की आग, गुजरात की आग, गुजरात में आग के ऊपर जो चाकू चले, गुजरात में इंसानों के ऊपर जो चाकू चले, गोलियां चली, आगजनी हुई दिल्ली में, वो खबरें सुन के रोए। और क्या उस वक्त कर सकते थे? 1984 में ये फोरम्स नहीं थे ना, उन दिनों कर्फ्यू की वजह से मिलने की इजाजत थी दिल्ली में। नहीं तो वहां पर भी हम रोते और उसके बाद सोचते कि ऐसे माहौल में हम क्या कर सकते हैं। अकेले लोग, चार दोस्त, 125 लोग, क्या कर सकते हैं? बुजुर्गों ने बहुत अच्छे ढंग से पूरा माहौल बताया है कि हमारे ऊपर क्या खतरे ढूंढ रहे हैं, कहाँ, किस रास्ते पे आए हैं, और कहाँ पहुंच गए, किस अंधेरी गली में हम लोग फंस गए। और उस फंसी हुई हालत में, उस बंद कमरे में हम क्या कर सकते हैं। मैं ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। मकान का नंबर भी बताता, मगर शायद जूम पर मकान का नंबर नहीं बताना चाहिए। एक तो बात यूं नहीं बताना चाहिए कि आज मेरा पोता स्कूल गया, स्कूल से था वहां पर 2 घंटे, मेरे बेटे के पास फोन आया कि आप आइए, अपने बेटे को ले जाइए, क्योंकि हम स्कूल को इवैक्यूएट कर रहे हैं। हमारे पास एक ईमेल आई है कि स्कूल में बम रखा गया है। मेरी बेटी जो पत्रकार है, उसने डायल किया 2 4 5, पता लगा 100 स्कूलों में ऐसी ईमेल आई। मेरा बेटा तो जाके अपने बेटे को ले आया, जिसको स्कूल में 2 घंटे धूप में रखा गया था, क्योंकि क्लासरूम वो सोच रहे थे कि अनसेफ है। जिनके बच्चों को कहा गया था अपने बैग्स आप स्कूल में छोड़िए, अपने घर मत ले जाइए, क्योंकि बाद में पुलिस वाले बॉम्ब स्क्वाड आएगा, कुत्ते सारे बैगों को सूंघेंगे, शायद इनमें किसी में ना कुछ डायनामाइट या कुछ और चीज हो। तो मेरे पोते को तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो कह रहा है मेरा जो खाना था वो तो सड़ जाएगा इतने गर्मी में, कल सुबह तो उसको खाना ही नहीं, डब्बा फेंकना पड़ेगा। फेंकना बहुत कुछ पड़ेगा। कि हम लोगों ने, मेरे बच्चे ने जब तहकीकात की, उसके बाद जो हमने सोशल मीडिया और दोस्तों से फोन किए, पुलिस वालों को फोन किए, पता लगा तो ये तो होक्स है, पुलिस वालों ने कह दिया। मगर तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो 3 दिन पहले भाजपा के एक भारती दिल्ली में, उन्होंने वार्न किया था कि किसी भी चीज को छूइए मत, ये बम हो सकता है। उन्होंने वार्न किया था कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो हर खंबे पे बम रखा जाए। कम्युनलाइजेशन का इससे बड़ा ट्रिगर बहुत कम होता है। मोदी जी के भाषणों में तो बात बनती है, उस भाषण को इम्प्लीमेंट किया कैसे किया जाए, कि ऐसे ट्वीट्स में आता है जो 2 दिन बाद 100 स्कूलों में, या हर स्कूल में 5,000 30,000 बच्चे हैं। आप सोचिए कितने लाख पेरेंट्स अब भागे होंगे स्कूल में, अपने बच्चों को लाएंगे, उनके मन में क्या आ रही होगी कि ये फला, ये कौन, ये ऐसा ही करती है, कि आते ही कांग्रेस आएगी, आप आएगी, उनके आते ही हर जगह पे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। अचानक एक कौन, जिसका वो नाम पता नहीं उनको, जो जिसके बारे में हेट करना उनको सिखाया गया है, कितनी नफरत हो जाएगी, और उनका वोट कहा जाएगा। इसमें हमको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ईवीएम में एक बटन दबाते हैं और किसी और को वोट मिल जाता है। यहाँ पे तो करेक्ट बटन दबाएंगे और वहीं पर वोट देंगे। ये जो साजिशें हैं, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, मगर मैं और आप और आप और आप कर सकते हैं। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, पिछला तो भाजपा का ही था, क्रिकेटर था, आज तक मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी टीवी के अलावा, कुछ नहीं किया उसने कितने साल को यहाँ पर रहा। मगर जब कॉन्स्टिट्यूंसी के सेगमेंट वाइज रिजल्ट अपडेट थे और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के फर्क देख रहे थे,
तो हमारे इलाके जो बूथ से बहुत बूथ से स्कूलों में, हर स्कूल में कहीं 5 कहीं 7 कहीं 10 बूथ होते हैं। उनकी जो जितनी एनालिसिस हो सकती थी और जो रिजल्ट थे, हार और जीत का कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज फैसला 1,500 से लेकर 2,500 वोट का हो रहा था। मतलब अगर हम, और इलाके फ्रेगमेंटेड हैं, और कई हाउसिंग सोसाइटी से 10,000 फ्लैट है हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। हर लोग जानते हैं कि कहाँ पे कौन रहता है, कहाँ इंजीनियर्स रहते हैं, कहाँ टेक्नीशियंस रहते हैं, कहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, कहाँ पत्रकार रहते हैं। वो भी हम जानते हैं किस कॉलोनी के गेट पे लिखा हुआ है यहाँ पे मांसाहारी लोगों को जगह नहीं दी जाएगी। यहाँ पे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिनके गेट पे लिखा हुआ है कि माफ कीजिए, यहाँ पे आपके लिए जगह नहीं। यहाँ पे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने अपने गेट के आगे, जहाँ लोग सुबह कभी कभी सिगरेट पीने के लिए बैठते हैं, वहां पे कच्चे कांच लगा देते ताकि वर्कर ना बैठ सके। ये भी यहाँ पे गेट में होता है, और वो तो कुत्तों से सावधान रहिए, वो तो होता ही है। हर घर में, हर सोसाइटी में भगवे झंडे लगे हुए। यहाँ पर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 1,500 वोट से हुआ था। 1,500 वोट का मतलब है एक सोसाइटी अगर किसी वजह से ना जाने मांगे तो हो गया फैसला। वहां पे सोसाइटीज में 100 से लेकर 300 तक फ्लैट है। हर फ्लैट में 4 वोट है। कितने वोट है? हर वोट की कीमत। और ये जो अभियान अनहद ने लगाया, उसके जैसे हमको यकीन है, इससे ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि हम ही अकेले अजूबे हैं जिनको ऐसी सोच आती है। मेरा ख्याल है जो पिछले 10 साल से झेल रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों होंगे जो कहते होंगे हमको मौका दीजिए, हम भी कुछ कर। ये मौके हैं हमारे पास जब हम कुछ कर सकते हैं। हम लोग पार्टी के लोग नहीं। मैं ऑफिशियली किसी भी पार्टी को नहीं वोट करता, और मजबूरन पिछले 10 साल में, 15 साल में उन पार्टी को भी मेरे को वोट करना पड़ा जिनको मैं मर जाता मगर कभी नहीं करता। मगर माहौल ऐसा आ गया था कि करना ही पड़ा, क्योंकि वहां पर ये नहीं देख रहा था कि इसका रिकॉर्ड क्या है। वहां पर ये देख रहा था कि जो बुरी चीज है उसको कैसे आगे फेंका जाए, कूड़े को कैसे आगे बाहर फेंका जाए, जहर को कैसे निकाला जाए। अब फिर वो ये मौका आ गया है। अब मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूंगा, क्योंकि अब पूरे देश में भी ये माहौल है, कोalition है। एक तरफ साफ है कि क्या उनका विजन है, एक तरफ बात साफ है कि वहां पे मेरे जैसे लोग, अपने आप को मैं बड़ा अजूबा हूं, मैं वामपंथी ईसाई हूँ। क्या जगह है हमारे लिए उनके मैनिफेस्टो में? क्या जगह है मेरे ग्रैंडसन के लिए जो आज धूप में खड़ा रहा, स्कूल से जल्दी आ गया और घर में अब एक तरीके से बीमार है क्योंकि धूप में खड़ा रहने से उसके सर पे असर पड़ गया? उसके फ्यूचर के लिए क्या विजन है किसी मैनिफेस्टो में? साफ है, एक तरफ इस बच्चे जैसे करोड़ों बच्चों के लिए कोई विजन नहीं है। शायद ये विजन है कि आप देश छोड़ के चल जाएंगे। क्या ये विजन है कि आपको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा? क्या ये विजन है कि आप दीमक हैं, आप विदेशी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप पाखंडी हैं, आप हमारे कल्चर को स्वीकार नहीं करते हैं, आप हमारे पूजनीय चीजों को ठुकराते हैं या गाली देते हैं? ये विजन रहेगा आधे झूठ पर आधे सच पर? क्या ये विजन रहेगा कि आप हमारे नागरिक हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, दलित है, अपर कास्ट है, आप सब बराबर के, सिर्फ नागरिक ही नहीं है, बराबर के नागरिक। और जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान हमको ये ज्ञान देता है, हमको ये अश्योरेंस देता है, आश्वासन देता है। बड़ा अजीब सी बात है, अश्योरेंस और आश्वासन तकरीबन एक ही जैसे लगते हैं, और शायद कनेक्टेड भी हो, क्योंकि अगर ज्यादा देखा जाए तो मैं और अंग्रेज, मैं और अफ्रीकन, मैं और जापानी, हम भाई भाई हैं। जब जीनोम हमको बता रहा है कि हम अफ्रीकन के भाई हैं, इंग्लिस्तानी के भाई हैं, जापानी के भाई हैं, तो हम अपने पड़ोसी के भाई क्यों नहीं होते? वो तो बाकायदा हमारे बाप दादों को ही जाया हुआ है, अपने पड़ोसी से। ये हमारा संविधान हमको दोबारा से सीखने की नौबत देता है, फ्रेटर्निटी की, एकता की। और उसको अगर छेड़ा जाएगा, उस संविधान को छेड़ा जाएगा जो हमारी एक तरीके से ईस्ट पुस्तक
मान सकते हैं। तो क्या भविष्य रहेगा मेरे पोते का? क्या भविष्य रहेगा जो चिट्ठी में जो पोती लिखी गई है, पत्रिका में जो हम बांट रहे हैं, अपने दादा को जो लिखती है, अपनी दादी को जो लिखती है, शायद कभी जो मेरा टेंशन है उसका मूड आ जाता तो वो मेरे को भी चिट्ठी लिखता कि सब ठीक ठाक है, सिर्फ एक बाप की खबर आई है। ये संविधान को छूने नहीं चाहिए अभी। बहुत कुछ उसमें बिगड़ाव आ गया है, बहुत कुछ उसमें से निचोड़ के फेंक गया है, बहुत कुछ हमारे हकूक उसमें से निकाल लिए गए। आज इंसान को, आदमी को महिला से, महिला को आदमी से शादी करने की पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है अगर उनके धर्म फर्क हो। आप जानते हैं हिंदुस्तान में आपको, अगर आप किसी लड़की से प्यार और उससे शादी करना मांगते हैं और वो आपके मंदिर के, आपके चर्च के, आपके गुरुद्वारे के, आपकी मस्जिद की मेंबर नहीं है, तो आपको कलेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। पहले शायद आपको ससुर साहब से लेना पड़ता। तीनों बता जा रही है 12 स्टेट में, एक दूसरी 12 में। और आपके खिलाफ शिकायत करने के लिए सिर्फ आपकी सास नहीं रहेगी, कोई पड़ोसी जाके कर सकता है शिकायत कि इस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली है, क्योंकि ये पता लगा। तो थोड़ा हर स्टेट में फर्क फर्क ये सबके नाम आ रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है, ये जो और चीजों की बात आ रही है, इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। हम अकेले हैं, कमजोर हैं, बुजुर्ग हैं, आंख पे ऐनक है, घुटने में और हिप्स में स्टील रॉड लगी हुई है, मगर हमारा दिमाग, हमको अच्छे और बुरे में फर्क करने की हमारी क्षमता है हमारी। हमको उसके लिए चार आंखें नहीं चाहिए होती। इस वास्ते मैं आज के बाद से जितने घर जा सकता हूँ अपनी लकड़ी लेके ये पर्ची बांटने जाऊंगा, जितने लोगों से बात कर सकता हूँ उनको समझाऊंगा जो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी कम भाषा में, शायद उनको शक्ल देख के इसको क्या समझ में आएगा उसके तरीके। तब तक 25 तारीख नहीं आती जब मैं खुद अपना वोट डालूंगा, ऐसा हमेशा डालूंगा, इस नियत से, इस उम्मीद से कि ये अकेला वोट मेरा भविष्य, मेरे बेटे का भविष्य, मेरे पोते का भविष्य और उसके पोतों के भविष्य को ठीक करने में, संवारने में कुछ काम आए। और आपसे, और अगर ये यूट्यूब पे जाता है, जो भी इसको देखेंगे, हम अपील ही कर सकते हैं। दो अपीलें, एक तो अपना वोट जाके दीजिए, उसकी बहुत बेशकीमती है। हम कहानियों में सुनते हैं कि आपका वोट बेशकीमती है, मैं जानता हूँ कितना बेशकीमती। आप जाके खुद वोट कीजिए, अपने ऐसे सोचने वालों को जाके कहिए कि आप भी वोट, अपने पड़ोस में गुफ्तगू कीजिए लोगों से, ये पर्चा हमारे पास आया है, क्या ये सच बोल रहा है? उसको विश्वास हो या ना हो, और उसे कान में तो बात आई। एक और अनेक मिलके ही बढ़ते, एक दो तीन। हमारी एक मित्र थी, बुजुर्ग चली गई, वो कहते थे ना, एक से अनेक कैसे बनते हैं। ये जो अनंत ने मुहिम छेड़ी है और बाकी लोगों ने भी छेड़ी, ये एक से अनेक करके कोई अनर्थ ना हो जाए, उसको रोकने की एक तरकीब है। आपको मेरा न्योता भी है और उम्मीद भी है मेरे की आपसे कि आप यकीनन ये जो कर सकते हैं आप करेंगे, और हम सब मिलके जो इलेक्शन है उसके बाद जो दरवाजा खुलेगा वो रोशनी में खुलेगा, इसकी कोशिश के लिए, इस उम्मीद से, इस प्रार्थना से जाएंगे। शुक्रिया।